everybody, you all are welcome to our channel. In this lecture we will discuss class 12 biology chapter number 1 reproduction in organisms. सबसे पहले हम पढ़ेंगे each and every organism can live only for a certain period of time, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म कुछ ही टाइम तक के लिए रह सकता है, यानी कि उसकी लाइफ लिमिटेड टाइम तक है. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन, यानी कि जो पीरियड होता है बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक का, उस पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespan and write in the spaces provided. Examine the lifespan of organisms represents in figure 1.1. अब ये सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे फिगर 1.1 में. Is not it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days और as long as a few thousand years. यानी कि इसमें ये बताया गया कि जो लाइफ स्पैन होती है वो कुछ दिनों के लिए भी हो सकती है और बहुत सारे सालों के लिए भी हो सकती है, यानी हज़ारों साल भी हो सकती है उसकी लाइफ स्पैन किसी की, और किसी की इतनी भी हो सकती है कि कुछ दिनों की हो. Between these two extremes are the lifespan of most of the living organisms. You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their size. The size of crow and parrot are not very different, and their lifespan show a wider difference. यानी कि यहाँ पर ये बताया गया कि जो लाइफ स्पैन होती है वो उसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करती. जैसे कि देख सकते हैं कि जो क्रो और पैरट का साइज़ होता है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें वाइडर डिफरेंस, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो आप देख सकते हैं कि साइज़ पर डिपेंड नहीं कर रही, जबकि साइज़ सेम है लेकिन लाइफ स्पैन जो है वो उनकी डिफरेंट है. सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू अ पीपल ट्री. इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो मैंगो ट्री होता है उसकी क्या है, बहुत शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है पीपल ट्री के कंपैरिजन में. वॉट एवर विद द लाइफ स्पैन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेनिटी, यानी कि लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो लेकिन हर एक इंडिविजुअल की डेथ होना निश्चित है, यानी सबकी डेथ होगी चाहे कोई भी हो. नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है सिर्फ सिंगल सेल्ड को छोड़कर. वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन single celled organism? Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousand of years? यानी कि अब इसमें ये बताया गया कि जब सबकी डेथ निश्चित है तो अब हमें ये थोड़ा वंडर मतलब आश्चर्यचकित सा लगता है कि इतने नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ जो है वो कैसे एग्जिस्ट करती है हमारे अर्थ पर, मतलब इतने 1000 ईयर से वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है. देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड. यानी कि इसमें ये बताया गया हम जैसे कि हमें वंडर्ड होता है कि बहुत सारे पुराने पेड़ होते हैं, जब वो उनकी मतलब कि लाइफ स्पैन है तो जब वो मान लीजिए ख़त्म हो गए तो उसके बाद वो फिर कहाँ से आए, तो क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन की ही वजह से उनमें क्या है, कंटिन्यूटी हो रही है उनकी स्पीशीज़ में. और जब कंटिन्यूटी हो रही है इसी की वजह से वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं. उनकी डेथ होने के बाद भी जो उनकी न्यू जनरेशन्स आती हैं वो रहती हैं. अब हम आगे लाइफ स्पैन देख सकते हैं, जैसा हमने पीछे कहा था फिगर 1.1 में हम देखेंगे कि किसकी क्या लाइफ स्पैन है. तो देख सकते हैं एलिफेंट की लाइफ स्पैन क्या है, 60 ईयर्स. रोज़ की 5 to 7 ईयर्स. डॉग की 28 to 30 ईयर्स. बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक्स. क्रो की होती है 15 ईयर्स. बनाना ट्री की होती है 10 to 13 ईयर्स. काऊ की होती है 8 to 22 ईयर्स. 18 to 22 ईयर्स. पैरट की होती है 140 ईयर्स. क्रोकोडाइल की देखिए, क्रोकोडाइल की हम देखते हैं, क्रोकोडाइल की होती है 60 ईयर्स. हॉर्स की होती है 60 ईयर्स. फ्रूट फ्लाई की होती है 30 डेज. राइस प्लांट की होती है 3 to 4 मंथ्स. टॉर्टॉइस की होती है 100 to 150 ईयर्स. बनाना ट्री की कितनी होती है लाइफ स्पैन, 200 ईयर्स. तो ये सभी की क्या दी गई, लाइफ स्पैन दी गई है. अब आप इसको एक एक करके नोट कर लें जिससे आपको याद रहे, और अपने टेबल को भी कंप्लीट कर लें जो हमारी NCERT बुक बायोलॉजी में दिया गया. रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. यानी कि इसमें बताया गया कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजी का प्रोसेस यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या देंगे, गिव राइज टू यंग वंस, यानी उनकी एक ऑफ स्प्रिंग होगी जो कि बिल्कुल उनकी जैसी होगी. तो वो क्या होगी, उसको प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन. द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग. यानी ऑफ स्प्रिंग जो होगी वो ग्रो होगी, वो भी मैच्योर होगी, अब वो भी क्या प्रोड्यूस कराएगी, एक न्यू ऑफ स्प्रिंग. थस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ. यानी कि पूरा क्या एक साइकिल है, बर्थ का, ग्रोथ का एंड डेथ का. रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन.
रिप्रोडक्शन क्या करता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, यानी रिप्रोडक्शन की वजह से स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी हो रही है, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में क्या हो रही है? कंटिन्यूटी हो रही है स्पीशीज़ की। वरना अगर मान लीजिए प्लांट की आप स्पीशीज़ ले लीजिए, एक बार अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो क्या दोबारा होंगी? नहीं। लेकिन थ्रू द रिप्रोडक्शन all the things are possible. You will study later in chapter 5 principle of inheritance and variation, how genetic variation is created and inherited during reproduction. अब हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे कि कैसे जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होते हैं और कैसे इनहेरिटेड होते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू. There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. The organism's habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. यानी कि इसमें ये बताया गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी क्या होती है? बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस होते हैं. बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप. यानी कि कैसा पार्टिसिपेशन हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म का हो रहा है या दो का हो रहा है? इसके बेसिस पर क्या हो रहा है? टू टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन. When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. यानी कि अगर ऑफस्प्रिंग जो है वो एक सिंगल पेरेंट से है और उसमें क्या है? विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि इन्वॉल्वमेंट किसी में है भी किसी में नहीं भी है, तो उस रिप्रोडक्शन को कहेंगे एसेक्सुअल. व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि जब दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें क्या होगा? फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, उसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अब हमने इसमें पढ़ लिया है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. और अब हम आपको थोड़ा सा ये और बताएंगे कि आपने जो ये वाली लाइन पढ़ी थी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है. इसमें क्या बताया गया? रिप्रोडक्शन का यहाँ पे फंक्शन बताया गया. अब हम आपको एक दो और फंक्शन बता देते हैं. एक फंक्शन और है कि ये क्या? रिप्रोडक्शन मेंटेन करता है लाइफ अर्थ पे. और सेकेंड फंक्शन क्या है? क्रिएट वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स. और थर्ड फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अब हम नेक्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.